तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिए, एज अ डिस्कशन इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन की किस में हो रही है, ह्यूमंस में हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहला आपका 12th क्लास में चैप्टर है ना, वो क्या है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म शब्द आया था। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जितने भी जो जीव जंतु हैं उन सभी में, हाँ, जितने भी दैट मीन्स जो लाइव हैं उन सब में रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि ह्यूमंस में होने वाले रिप्रोडक्शन की सारी बातें इसके अंदर होंगी। दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसके अंदर पूरा अच्छे से आपको समझना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें आपको समझना है ना, कि जैसे और दोनों के बीच में, दोनों जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उससे भी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप सिंपल सी बात है, आप समझते हो कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, इस वजह से वो मोर मस्कुलर होते हैं, उनकी वॉइस में अलग होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, समझते हैं। हाइट भी अलग है ना, दैट मीन्स हाइट जो है कितने समय पे कितनी देखने को मिल रही है। प्यूबर्टी का समय भी दोनों की बॉडी के अंदर अलग अलग होता है, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। सो बहुत ही बेसिक से समझेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए सिंपल सी बात है, ये कैसा रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर। सबसे पहले तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स कितने पेरेंट्स की ज़रूरत होगी, 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स जो हैं इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स एक जो पेरेंट होगा उसको अपन बोलेंगे मेल पेरेंट, ठीक है, मेल पेरेंट, और दूसरे जो पेरेंट होंगे वो कौन होंगे, फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट में ध्यान रखिएगा, मेल पेरेंट के अंदर क्या है, जो अपन बोल सकते हैं, जो मेल पेरेंट है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट, वो क्या है, टेस्टिस, ठीक है, वो क्या है, टेस्टिस। ये टेस्टिस जो है ये कहाँ लाई करती है, कहाँ लाई करेगी, स्क्रोटम में, स्क्रोटम के अंदर लाई करती है, आपको ध्यान रखना है। टेस्टिस कैसा ऑर्गन होता है, पेयर्ड ऑर्गन है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, दैट मीन्स 2 टेस्टिस हैं, उसमें क्या है, अलग अलग लोब्स के कंपार्टमेंट हैं, और हर लोब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, हाईली कॉइंड होकर मौजूद कर रही हैं। डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक सुपरफिशियली विजन देख रहे हैं इसका। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये किसका निर्माण करेंगी, बोलो, स्पर्म्स का। ये स्पर्म्स को बनाने में मदद करती हैं, कौन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर सिंपल समझे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1 मेल पेरेंट, नंबर 2 फीमेल। मेल पेरेंट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, जो स्क्रोटम में लाई करता है, जो पेयर्ड ऑर्गन है अपने आप में, ठीक है, जो क्या करता है, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हाईली कैसी रहती हैं, हाईली कॉइल्ड रहती हैं। आपने सभी ने क्या देखा है, कॉइल्ड वाला कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है अपनी लाइफ में, जैसे कि मॉस्किटो मारने के लिए कॉइल्ड आता है ना, वो भी कॉइल्ड ही है। कॉइल्ड मतलब घुमा हुआ आकार का कोई भी सब्सटेंस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, इस तरीके से घूमी हुई हैं, जिसके माध्यम से स्पर्म का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये अपन एक सुपरफिशियली इसके बारे में समझ लिया, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस। बाकी जो पेनिस है वो किस में आएगा, सेकेंडरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट से प्रोड्यूस क्या होता है, ओवा, या फिर बोल सकते हैं अपन इसको एग, ठीक है। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवा का नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी एक ओवा को निकालती हैं 2, तो वो देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर की यहाँ पे बात करेंगे कि डोमिनेंट रहती है एक ओवरी और एक ओवम का प्रोडक्शन करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो कुल मिला के फीमेल की बॉडी में जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वो कौन होगा, ओवरी। ओवरी से क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करवाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, LH, ये अपन ने बात करी थी। और ग्राफियन फॉलिकल को बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो कौन है, FSH। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये सीधे क्वेश्चन है आपके BSc नर्सिंग के सीधे क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं। जैसे ही ओवम के साथ में जो स्पर्म है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ,
ये है ओवम, ये क्या है स्पर्म, ठीक है। ओवम और स्पर्म इन दोनों के अंदर कौन सा सेल डिवीजन होगा? सबसे पहली चीज अपन ने बात करी, मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस के माध्यम से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हैप्लॉइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स बोले तो सिंगल एन, जो कितने को कंटेन करके रखेगा? कंटेन करके रखेगा 23 नंबर ऑफ किसको? क्रोमोसोम्स को। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही स्पर्म और ओवम आपस में मिल गए, आपस में दोनों मिल गए, उस प्रोसेस को तो डियर अपन ने क्या बोल दिया है? फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोल दिया, या फिर अपन बोल सकते हैं उस प्रोसेस को अपन ने सिनगैमी बोल दिया। इस प्रोसेस से क्या होगा? दोनों का मिक्सचिंग हो जाएगा और जो पहला प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जो जाइगोट है ये सिंगल्ड सेल होता है। कैसा होता है? सिंगल्ड सेल। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए जैसे ही जाइगोट बन गया है तो जाइगोट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो अलग अलग सेल्स का, इसमें सेल्स के अंदर अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं। सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो होगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 0 से 2 वीक्स का होता है। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। और जाइगोट से क्या बनेगा फिर फर्दर? एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो का जो फेज होगा वो कितना समय का होगा? 2 से 8। और एम्ब्रियो जब बन गया उसके बाद में अब बच्चा बन रहा है पूरी तरीके से, तो 8 से 40 हफ्ते का क्या हो जाएगा? फीटस कहलाएगा। और याद रखिएगा आगे अब बढ़ते हैं, तो मानो ये कोई फीमेल क्लाइंट है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, ये प्रेग्नेंट है। इसमें इसके गैस्ट्रेशनल पीरियड की अगर अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? गैस्ट्रेशनल पीरियड की। तो ये फीमेल अपने बेबी को कब जन्म देगी? जब प्रेगनेंसी का 37 वीक के कितने पे 42 वीक्स तक का क्या होगा? समय होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या समझे हो कि कोई भी फीमेल जब अपनी बेबी को डिलीवर्ड करती है तो उसको डिलीवर्ड कितने समय में कर देना चाहिए? 37 से 42 वीक्स के बीच में। समझ रहे हैं यहाँ तक? अगर मानो 37 वीक से पहले कर दिया तो वो प्री टर्म कहलाता है, और 42 वीक्स के बाद में कर दिया तो वो पोस्ट टर्म बेबी कहलाता है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इस समय पे अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? टर्म बेबी। क्या कहलाएगा? टर्म बेबी। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, ये हेल्दी बेबी कहलाएगा, ठीक है। और आपको इसको डेज में जब अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आराम से अपन इसको डेज में भी निकाल सकते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो देखो 37 वीक्स का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, और 42 वीक्स का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ड्यूरेशन आ जाएगी गैस्ट्रेशनल पीरियड की। यस। सो देखिए अब जैसे ही अगर मानो अगर कोई बेबी 37 वीक से पहले ही डिलीवर्ड हो गया, लेस देन, ये साइन किसका होता है? लेस देन का, तो उस बेबी को अपन क्या बोलेंगे? प्री टर्म। अगर मानो कोई बेबी 42 वीक्स के बाद में डिलीवर्ड हो रहा है तो उस बेबी को अपन क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको एडवांस लेवल तक आपके एंट्रेंस को क्लियर करवाने में मदद करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर इस स्लाइड पे आ जाओ। यहाँ पर शुरू में मैंने लिखा है ओवम एंड स्पर्म। ओवम और स्पर्म जब मिल जाते हैं उस प्रोसेस को तो फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, लेकिन इन दोनों सेल्स को, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। समझ में आ रहा है? इन सेल्स को क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स। इन सेल्स से किसका निर्माण होगा? एक बच्चे का निर्माण होगा। तो जब बात की जाती है, आप सभी समझते हैं कि कोशिकाएं जो है, जो सेल्स हैं, आपस में मिलके एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, और टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करता है। ऑर्गन जैसे ही मिल रहा है तो वो ऑर्गन सिस्टम को बनाता है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम जब एक समूह बन गया है तो उससे प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस प्रोसेस अपन ये समझे हैं कि जैसे ही जर्म सेल्स आपस में मिल गए तो उनसे अब क्या बनेगा? उससे अपन अब क्या बनेगा? उससे जर्म के टिश्यू बनेंगे, ठीक है। तो जर्म सेल से जर्म का टिश्यू बनना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा कि मैम वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है ग्रेस्ट्रुलेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो जर्म टिश्यू जो है, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं जर्म टिश्यू को मैं क्या बोल सकती हूँ? ऑल्सो नोन एज जर्म लेयर। समझ में आ रहा है? जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो जर्म लेयर कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, इनर मोस्ट मीजोडर्म, एंड लास्ट में एंडोडर्म, ठीक है। इन तीनों का ही अलग अलग फंक्शन है बॉडी में। जैसे कि बात करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यस,
कार्डियक सिस्टम है जिसको अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, और आपके 11th में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नाम से वो दिया गया है चैप्टर, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, स्किन का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, समझ में आ रहा है। तो इन सिस्टम को बनाने में मदद कौन कर रहा है, ये जर्म लेयर्स। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये कौन सी जर्म लेयर बनाती है, तो आपका आंसर होगा एक्टोडर्म बनाती है। समझ में आ रही है यहाँ तक चीज़ें। आपसे मैं पूछूं कि शरीर में मसल्स और हड्डियों को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपका आंसर होगा मीजोडर्म। अब इतना एडवांस फिलहाल अभी नहीं जाएंगे अपन। अभी अपन ये समझे हैं कि जैसे ही जर्म सेल्स आपस में मिल जाते हैं वो जर्म टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है, जर्म लेयर को बनाते हैं। उनसे मिलने बनने वाली लेयर का नाम क्या है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सो इतना एक बार आप लोग फटाफट से लिख लो इसको, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है इधर? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट की, ठीक है। फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा,
इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस। नाम से समझ रहे हैं गैमेट्स का देखो पहले ही आपको मैंने बताया है जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यस और नो। तो अगर मानो किसी भी पर्सन में, चाहे वेदर मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, उसमें गैमेट्स ही नहीं बन रहे हैं तो क्या रिप्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, है ना। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या ज़रूरत है, गैमेट्स। तो ये क्या है, इट इज़ एन प्रोसेस, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आपको लिखना है साथ साथ में, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज़ एन प्रोसेस, लिखते चलो साथ ही में, इट इज़ एन प्रोसेस इन विच, ये अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इन विच गैमेट्स, जिसमें गैमेट्स क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड, गैमेट्स क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे, कहाँ से फॉर्म्ड होंगे, बाय गोनेट्स। और गोनेट्स क्या है, दैट इज़ व्हाट दी ऑर्गन्स हैं, जो किस में मदद करते हैं, हेल्प्स किस में करेंगे, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। और वो भी कौन से ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही बना सकते हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गया, ठीक है, और जैसे कि ओवरी हो गया। अब इनके बारे में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए हो किससे क्या प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला जो इवेंट होगा ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के अंदर वो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब जैसे ही गैमेट्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या होगा, गैमेट्स एक बार बन गए, अब मानो मेल गैमेट फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंसीमिनेशन। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी वो कौन सी प्रोसेस आएगी, इंसेमिनेशन। इंसीमिनेशन का प्रोसेस क्या कहता है अपने आप में कि गैमेटोजेनेसिस जैसे ही कंप्लीट हो रही है किसी भी पर्सन के अंदर, तो अब क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, किसका ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होना किसके अंदर, इनटू फीमेल की बॉडी में मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, इंसीमिनेशन कहलाता है। जैसे ही इंसीमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड प्रोसेस आपकी आने वाली है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, सिंपल सा है, यस। तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओवम अगर एक बार बन गया है, ध्यान देना सभी, ओवम अगर फीमेल की बॉडी में एक बार बन गया है तो उसकी सर्वाइवल जो पीरियड है, सर्वाइवल पीरियड के मतलब समझते हो, सर्वाइवल मतलब कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो रहेगा 12 से 24 आवर्स तक, 12 से 24 घंटे तक, ठीक है। और अगर अपन बात करें स्पर्म की, तो अगर स्पर्म अगर बन गया एक बार तो उसका सर्वाइवल पीरियड होगा 48 से 72 आवर्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पर्म किस नेचर के होते हैं, मोटाइल होते हैं, और ओवम कैसा होगा, इमोटाइल, ठीक है, इमोटाइल बोल सकते हैं, दैट मीन्स अनेबल टू मूव, है ना। स्पर्म कैसा होगा, स्मॉलर सेल है, कैसा सेल है, स्मॉलर सेल। और बात की जाए ओवम की, तो ये कैसा सेल है, ये लार्जेस्ट सेल है। अब ये मैं नहीं बोल रही कि पूरा अपन आप पूरा सब में मान लो, लार्जेस्ट सेल किस में बोलेंगे, ह्यूमंस में। और अगर ओवरऑल की बात की जाएगी तो कौन आएगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट में आएगा, ठीक है। तो ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल कौन है, ओवम, और स्पर्म क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, समझ गए आता है। तो पहली प्रोसेस क्या है, गैमेटोजेनेसिस, दूसरी क्या है, इंसीमिनेशन, तीसरी क्या है, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कौन से भाग पे होगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कौन फैलोपियन ट्यूब के कौन से वाले भाग में होगा, तो याद रखना मोस्ट कॉमनली एंड बोल सकते हैं नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन, यहाँ तक लिख लो आप लोग। इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ये आप लोग समझ रहे हो या फिर पूरा लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, एंड लास्ट में लिखो फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा।
लिख लिया? लिख रही हो तुम? चलो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होने वाला है, नेक्स्ट बताओ। नंबर 4 क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इम्प्लांटेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो इधर ध्यान देना एक बार सभी। जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कंसेप्शन प्रोडक्ट, ठीक है? जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट जो निकलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा कंसेप्शन। कंसेप्शन प्रोडक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? तो कंसेप्शन प्रोडक्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? यूट्राइन वॉल पे होता है। कहाँ पे होगा? यूट्राइन वॉल पे, है ना? तो इसका एक बार डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ लो। ये क्या बना दिया है मैंने? दिस इज व्हाट यूट्रस। सिंपल सा डायग्राम है, आपको भी डायग्राम याद रखना है। इसके बारे में अपन डिटेल में वैसे तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपकी ओवरी हो गई, दिस इज व्हाट द इन्फंडिबुलम एंड दिस इज अनादर ओवरी, ठीक है? इधर नेक्स्ट, इधर यूट्रस का जो माउथ है इस तरीके से रहेगा और दिस इज व्हाट दी वेजाइना, ठीक है? समझ गए यहाँ तक? तो देखो क्या हो गया, यहाँ से कैसे, यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरीके से जो स्पर्म है वो क्या हो गया, आ रहा है, मोटाइल है, यस और नो? काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एक इजैकुलेशन में निकलते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है साफ साफ में, एक इजैकुलेशन, सिंगल इजैकुलेशन, ठीक है? सिंगल इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म का मेल की बॉडी से बाहर निकलना। और स्पर्म कैसे प्रेजेंट होगा? सीमन के अंदर होगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स सीमन के अंदर स्पर्म मौजूद है और वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है, इसलिए उसको स्मॉलर बोल रहे हैं अपन, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? माइक्रो, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं माइक्रो नेचर का है, ठीक है? तो सिंगल इजैकुलेशन एनसीईआरटी कहती है कि जितने भी अपन बात की जाए, जितने भी मेल्स हैं उसमें एक नॉर्मल सिंगल इजैकुलेशन में स्पर्म का जो अमाउंट है वो 200 से 300 मिलियन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एनसीईआरटी का किताब कहता है, ठीक है? और ये आपके एंट्रेंस में भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देख लो, क्या समझे कि जैसे ही स्पर्म ने क्या कर लिया, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में जाके क्या कर लिया है, मिक्स हो गया है, कंसेप्शन का प्रोडक्ट बन गया है, फिर फर्दर वो इस तरफ की तरफ मूव करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे यूट्रस में, ये कौन सा पार्ट है? यूट्रस। यूट्रस के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला यूट्रस का पार्ट फंडस होता है, ठीक है? ये बीच वाला यूट्रस का पार्ट जो है ये बॉडी होता है ना? इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा ये यूट्रस का इस्थमस हो जाएगा, ठीक है? इसके डायमीटर की जब बात करेंगे, और जो लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा यूट्रस का वो कौन सा हो जाएगा? सर्विक्स। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, यूट्रस के ऊपर वाले भाग में, लोअर भाग में नहीं, ऊपर वाले भाग में क्या होता है, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है? इम्प्लांट होता है। अब जैसे ही क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो गया, समझ में आ रहा है? जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन के बाद में जो पूरा प्रोसेस रहेगा फीमेल का बेबी को डिलीवर्ड करने का, उस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे? गेस्टेशनल पीरियड। यहाँ तक समझ में आ गया? सो नेक्स्ट जो अपन इवेंट की बात करेंगे इसके बाद में, ये लिख लिया है क्या? तो इसको एक बार लिख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में नंबर 5 बात करेंगे, इतना लिख लो कंप्लीट।
दिस इज व्हाट, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ फैलोपियन ट्यूब का और भी कोई नाम होता है क्या? ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोलेंगे? ओविडक्ट। ओवम को कैरी करने वाला डक्ट है, इसलिए इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। राइट डाउन अप टू हेयर। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसको सेल्फिंजीज भी बोला जाता है ना। वो मैं आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को इलेबोरेट करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी अपन ने यहाँ पर इसका नाम समझा है, ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, एंड इसको सेल्फिंजीज भी बोला जाता है। इसका इन्फ्लामेशन हो गया, मानो इसमें इन्फेक्शन हो गया, तो इसको सेल्फिंजाइटिस बोल देंगे। ठीक है। नंबर 5 जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा? दैट इज व्हाट दी गेस्टेशनल पीरियड, जिसको गेस्टेशन बोलेंगे। जैसे ही गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो फीमेल अपनी बॉडी से अब क्या करेगी? बेबी को बाहर एक्सपेल आउट करेगी, दैट मीन्स एक्सपल्शन होगा बेबी का। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन, कल ही बात करी थी, है ना। और इम्प्लांटेशन को और क्या बोल सकते हैं? कल बताया था आपको, इम्प्लांटेशन ऑल्सो नोन एज नाइडेशन। यस और नो? इम्प्लांटेशन को और क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज नाइडेशन। ये भी लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा साथ ही साथ में, क्वेश्चन आ सकता है। नाइडेशन बोलते हैं। और इसके साथ साथ में ऐड कर लो, इसको ही यहाँ ही याद होगा, इसको ही सेल्फिंजीज बोला जाता है, सेल्फिंजीज। ठीक है, लिख लो, इसको भी लिख लिया। चलो अब हटा दूँ इसको। कितना स्लो लिखते हो तुम लोग हैं। अब नेक्स्ट नंबर 5 अपन बात करेंगे। नेक्स्ट एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है गेस्टेशनल, गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड क्या है? देखो, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना गेस्टेशनल पीरियड होता है। ठीक है, ये पीरियड अपने आप में क्या पीरियड कहलाएगा? कि द टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? द टाइम ड्यूरेशन, ऐसा समय का ड्यूरेशन जो क्या है? नेसेसरी है एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन इज नेसेसरी फॉर, जो भी न्यू बॉर्न है बेबी के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? ये टाइम क्या होता है? ज़रूरी होता है ये आपको डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे? दैट पीरियड इज नोन एज व्हाट? गेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, इज नोन एज व्हाट? गेस्टेशनल पीरियड। जैसे कि बात की जाती है ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में गेस्टेशनल पीरियड कितने मंथ्स का होता है? 9 मंथ्स का। अब जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, जो फीमेल है वो अपने टर्म टाइम पे आ गई। टर्म टाइम किसको बोलेंगे? 37 वीक से 42 वीक पे जब फीमेल आ गई है, वो फिर अब अपने बेबी को क्या करेगी? डिलीवर्ड करेगी। सो इसके बाद में जो नेक्स्ट फेज आएगा, नंबर 6 जो फेज आएगा, वो कौन सा फेज आएगा बताओ? पार्चुरेशन, यस और नो? पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है? इसको कंप्लीट लिखते चलो साथ साथ में। पार्चुरेशन क्या है? इट इज एन प्रोसेस इन विच, ये अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इन विच फीमेल डिलीवर्ड, जो फीमेल है डिलीवर्ड करती है,
क्या करती है, अपने बेबी को, हिज बेबी, अपने बेबी को डिलीवर्ड करेगी। वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है, वो स्टेप कौन सी, यस पार्चुरेशन कहलाती है। राइट डाउन। तो सिंपल सी बात है, बेबी की डिलीवरी होना, डिलीवरी ऑफ बेबी क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन कहलाएगा। अब बेबी डिलीवर्ड हो गया, दैट मीन्स बेबी कहाँ आ गया है, कहाँ पे आ गया, आउटसाइड। तो ये कौन से तरीके का फर्टिलाइजेशन है, मैंने आपको 3 तरीके के फर्टिलाइजेशन बताए थे, बताओ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। ठीक है, साइड में लिख लो, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये कौन से तरीके का फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि अंदर ही बॉडी के फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल के अंदर, ह्यूमंस में, और इंटरनल ही क्या होगा, इंटरनल ही डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर बताओ, एक्सटर्नल जितने भी प्रीडेटर्स होते हैं उनसे खतरा होगा क्या, नहीं होगा। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होके एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता खतरा, यस। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता तब भी क्या होता, डेंजर रहता। ठीक है, यस। लिख लिया, बेबी